तो हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है, छठा लेक्चर है हमारा ये। ठीक है, बहुत कुछ काफी कुछ हमने कवर अप किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, एंड थोड़ा सा रिकॉल कर दे हम प्रीवियसली तो हमने क्या पढ़ा था कल। इजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में हमने चीजें पढ़ी थी। एक और स्लाइड था, शायद वो क्लियर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आप सबने नोट कर लिया होगा। मैंने वो सारी स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो वहां आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने आइडियल नॉन आइडियल की शुरुआत की थी और साथ में हमने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी समझा था, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर उसके बाद हमने कुछ ग्राफ देखे थे और साथ में इजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को भी देखा था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया था सेकंड पार्ट। नाउ आज शुरू होगा थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। थर्ड पार्ट इन द सेंस कि इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे थे, पता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म से पहले वाली थोड़ी चीजें इसमें बॉइलिंग पॉइंट और हमने वेपर प्रेशर समझा था। सेकंड पार्ट में हमने कंसंट्रेशन टर्म। थर्ड पार्ट कल हमारा आइडियल नॉन आइडियल था एंड नाउ दिस इज फोर्थ पार्ट, सॉरी। ठीक है, जिसमें हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करेंगे। देखो इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। सो आज का जो सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ही मैक्सिमम सवाल पुट अप होते हैं कहीं भी। ठीक है, सो आज हम शुरू करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर से एंगेजमेंट चेक कर लूँ क्लासेस के अंदर। सही तो है, सब है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, सब है ना? अभी स्टार्ट हुआ अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं। देखिए ये लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बाद मुझे लगता है कि अब कुछ बचा हुआ है। मैंने सब कुछ मैक्सिमम कवर अप कर दिया है। तो देखते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आज खत्म होती है या कल। खैर मुझे लगता है कल एक और लेक्चर आएगा और शायद कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट पे हम है। ठीक है, फाइनली तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं। देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले होती क्या है ये समझो, और कितनी होती है इस चैप्टर के अंदर वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो समझो। इस पूरे चैप्टर में हमने सॉल्यूशन की बात की है और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस की बात की है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस पूरे चैप्टर में हमने यही तो किया है अभी तक, है ना। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, कैसी होती है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, वो हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आओ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे पहले कुछ चीजें लिखते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखिए। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कि द प्रॉपर्टीज which depends upon the number of solute particles। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक सॉल्यूशन के कितने दो कंपोनेंट हो सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी मिक्सचर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है। इट मीन्स कि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या? उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस कि मोल फ्रैक्शन वगैरह का जो टर्म होगा, लेट्स से एक्स ए एंड एक्स बी। सो कितने नंबर में सोल्यूट पार्टिकल किसी भी मिक्सचर या किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, सिर्फ उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। मतलब इसको तुम्हारा सॉल्यूशन का नेचर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सॉल्यूट का नेचर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सॉल्यूट का साइज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि कितने नंबर में वो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी मिक्सचर की या किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अब सवाल यह है कि कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमको इसमें पढ़नी है, तो तुमको मोर मोर इंपॉर्टेंटली 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर में, यानी हमारे सिलेबस के अंदर ही 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमको पढ़ना भी होता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, आइए एक सेकंड, आइए नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आरएलवीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएलवीपी। इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और द लास्ट वन जिसमें हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सभी ने इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सुन रखा है? एक बार बताओ जल्दी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में 4 ही मेंशन्ड है, ठीक है, तो इसीलिए हम 4 ही, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली यही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है, ये 4 ही है। हालांकि इसके बाद एक और वैन टॉप फैक्टर करके टॉपिक होता है, बट वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी होती है। कौन कौन सी है? पहली आरएलबीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सबने अगर पहले क्लास 12 कर रखा है तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, सुना है और पढ़ा भी होगा आपने, है ना? पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। आइए शुरुआत करते हैं। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है? मैं तो अप टू द मैक्स बेसिक टू एडवांस सब लेके जाता हूँ, ठीक है? तो मैं इंट्रोडक्शन दी जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है। मतलब कहने का मतलब है कि आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करेगा, तभी इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करेगी, एज वेल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सभी के सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं। तो लाइन बाय लाइन डिटेल में, इन डिटेल सबको पढ़ते जाना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसीलिए ध्यान से आज के लेक्चर को पढ़िए। तो पहली प्रॉपर्टीज की बात करें जो है आरएलवीपी, शॉर्ट में जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या कहती है प्रॉपर्टी? आइए ध्यान से समझते हैं, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक सेकंड, उससे पहले सोचो, क्या सोचो, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन इन द सेंस, मान लो कि मैंने प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है? प्योर सॉल्वेंट इन द सेंस कि सिर्फ मैं अभी सिर्फ इसमें, जैसे मैंने अभी पीछे क्या बताया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो मैं तुमको जल्दी समझाता था कि एक सॉल्यूशन क्या होती है, मिक्सचर होती है ए और बी। जैसे ए और बी मान लो दो कंपोनेंट मिले तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन अभी समझ लो कि है क्या, मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि एक कंटेनर मैंने लिया और उस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में फिल कर दिया, भर दिया। आपको इसको प्योर लिक्विड कहना है, क्या लीजिए, मैं इसको सॉल्वेंट मान के चलता हूं क्योंकि मैंने ज्यादा अमाउंट में इसको भर रखा है, इसलिए मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है? अब क्योंकि कंटेनर में एक प्योर सॉल्वेंट है और मान लो कि ये एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एक सेकेंड सही से लिखते हैं ना। तो अगर ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो क्या होगा, इसके वेपर फॉर्म हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे सर, नो डाउट, ठीक है? अब हुआ क्या कि मैंने प्योर सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में ले रखा था। अब मान लो कि मैं बाहर से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेके आता हूं। क्या लाया मैंने? बाहर से मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेके आया और मैंने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। मतलब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट मैंने ले रखा था जो प्योर लिक्विड के फॉर्म में था पहले, और उसमें मैंने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लाके ऐड ऑन कर दिया, मतलब डिसॉल्व करा दिया। अब क्या होगा सोचो, शुरुआत में यहां क्या था, वेपर प्रेशर था। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड थी, प्योर सॉल्वेंट, तो वो वेपर बना रहा था जिसकी वजह से वेपर प्रेशर शुरुआत में कुछ था, है ना? अब जैसे ही मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो अब इसके अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। लेकिन सॉल्वेंट जो है वो प्योर फॉर्म में वॉलेटाइल था, लेकिन अब मैंने क्या हुआ, इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो वेपर नहीं बनाएगा। क्या बोला मैंने? कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो वेपर को फॉर्म नहीं करेगा। अब जब वेपर को फॉर्म नहीं करेगा तो शुरुआत में सोचो प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो भी वेपर प्रेशर रहा होगा, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल को ऐड किया, क्या वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि पहले प्योर सॉल्वेंट था तो खूब सारा वेपर बन रहा था, जिसकी वजह से खूब सारे वेपर प्रेशर थे, मतलब वेपर वेपर ज्यादा था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया तो अब वो क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो कि वेपर नहीं बनाने देते हैं। अरे जो वेपर नहीं बनाते उसी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, बिल्कुल है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, मतलब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। खैर इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन शब्द यहाँ क्या यूज किया गया है, रिलेटिव लोअरिंग। तो आओ समझाता हूं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लग जाने से क्या टर्मिनोलॉजी चेंज होगी। सबसे पहले लिख लो इस प्रॉपर्टी के अंदर कि व्हेन a non-volatile solute is added, या फिर लिख लो dissolve in a volatile solvent, its vapor pressure क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट था, वोलेटाइल था, तो कंप्लीट वेपर बन रहा था। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया तो वो क्या होगा, वेपर जो जितना वेपर बन रहा था अब उससे कम वेपर को फॉर्म करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, सिंपल है, समझ में आ गया। अब समझते हैं थोड़ा सा, क्या समझते हैं। मान लो कि शुरुआत में जब तुमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था, तो जब तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था तो उस वक्त जो वेपर था, है ना, मान लो लेट्स से इसके अंदर, अगर मान लो मैं इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को ए से डिनोट करता हूं, तो मान लो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट ए था। तो जब तुमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था तो उस वक्त जो तुम्हारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीए होगा। और पीए क्या, पीए को क्या लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ याद करो, पी नॉट ए इंटू एक्स है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सिमिलरली जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सो क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा इट मींस उस पूरे सोल्यूशन में, जैसे ही मैंने क्या किया, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट जो है वही वोलेटाइल है तो प्रेशर उसी का होगा। इसीलिए अगर मैं सॉल्वेंट को इस पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करता हूं, तो अगर मुझे उसका प्रेशर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पीए। क्यों? क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो मैंने वही चीज यहाँ की और फिर पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये राउल्ट्स लॉ की हेल्प से मैं ये चीज लिख सकता हूँ, पीछे मैंने पढ़ा दिया है। मतलब प्योर सॉल्वेंट ए का प्रेशर मैं लिख सकता हूँ जो है पीए, जो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि पी भी यहाँ जीरो है, तो क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं, ये बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या मैंने ये सही चीज लिखी है, पी भी यहाँ जीरो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट को इस पूरे चैप्टर में हम बी मान के चलते हैं, और सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, इट मींस वो तो प्रेशर बनाएगा नहीं। तो पीए तुम्हारा क्या है, पी नॉट इंटू एक्स है, लेकिन पी भी तुम्हारा जीरो है, यानी इसके वजह से जो है वो प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पूरे सोल्यूशन को, मान लो मैं पूरे सोल्यूशन के प्रेशर को पीएस लिखता हूं, या फिर इसी को टोटल प्रेशर कहते हैं, सो पीएस या फिर पीटी क्या होगा, पीए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवी तो सर हमारा जीरो है। इट मींस जो तुम्हारा सोल्यूशन का प्रेशर होगा पीएस वो सिर्फ पीए के बराबर हो जाएगा। इट मींस पीएस को मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब पूरे सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ए ही वोलेटाइल है, बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो पी भी जीरो हो गया। तो पूरे सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, याद करो, याद है, पीछे हमने पढ़ा है कि पूरे सोल्यूशन का प्रेशर कैसे लिखते हैं, पीए प्लस पीबी, लेकिन पीबी तो सर जीरो है, इसीलिए पीएस किसके बराबर हो जाएगा, मतलब पीएस मतलब, जहां पीएस क्या है नोट कर देता हूं, आओ, पीएस तुम्हारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो मेरे साथ, सॉल्वेंट। और पीबी क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से, मैं पहले बता दिया था, कन्वेंशन है, मान के चलते हैं ऐसा। ठीक है। अब यहाँ इस केस में पीबी जो है वो जीरो है, इट मींस टोटल सोल्यूशन का प्रेशर पीए के बराबर हो जाएगा। इट मींस पीए इक्वल्स टू क्या आया,
पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब सोचो, अगर टोटल सोल्यूशन का प्रेशर पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्या हमने पीछे पढ़ा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन ए एंड बी is always equals to the sum of mole fraction of the component of a solution is always equals to 1। ये चीज हमने पीछे पढ़ रखी है। तो अगर मैं यहां से XA को क्या सब्स्टिट्यूट करूं, इट मींस ये 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या मैं टोटल सोल्यूशन के प्रेशर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी नॉट ए और XA की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मींस पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स भी लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सोच के देखो कि अगर मेरे को यहां से क्या करूं, इस पी नॉट ए को इधर भेज देता हूं सोल्यूशन वाली साइड, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पी एस माइनस पी नॉट ए, है ना? एक सेकेंड, पी एस माइनस पी नॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स बी। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बोलो। अब एक काम करो, पी नॉट ए इंटू एक्स बी इधर कर लो। अच्छा एक काम करते हैं, देखो क्योंकि यहां से नेगेटिव में आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख लो, मैं समझाता हूं। देखो पी नॉट इंटू एक्स बी को इधर भेज दो, पी एस को इधर भेज दो। सो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से एक्स बी निकालूं, सो पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब सोच के देखो, एक्स बी क्या है? अरे बी तो सर हमारा सॉल्यूट है, और एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत मैंने तुमको क्या लिखाई है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और XB का मतलब क्या है? वही तो है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का कंस्टिट्यूएंट कितना है। तो अगर मैं यहां से XB को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या मिला? XB इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसी को बोलते हैं क्या? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आया? ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो सबको समझ आया? सबको समझ आया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसी रिलेशन को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई डाउट? जल्दी से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ आया? सबको समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। यानी RLVP तो समझ आ गया। अब देखो कई बार क्या होता है ना, ध्यान से समझो, इस चीज में थोड़ा सा नोट डाउन करो। क्या हमारे पास आया कि एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब सोचो कि इसको रिलेटिव लोअरिंग क्यों कहते हैं? पता है, ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस लिखा है ना, इसको हम सिर्फ कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस को डिवाइड कर दूं किससे? पी नॉट ए से। सो डिवाइड का मतलब पता है क्या है? देखो पी नॉट ए क्या है? पी नॉट मैंने तुमको बताया था, नॉट कब लगता है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है उसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो खुद सोचो कि अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का को रिलेटिवली उसके प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दूं, सो क्या अब अगर मैं इसको पी नॉट ए लिखता तो फिर ये लोअरिंग से क्या बन जाता? रिलेटिव लोअरिंग बन जाता। क्यों? क्योंकि प्योर के रेस्पेक्ट में ही क्या हुआ है? नीचे डिवीजन हुई है। दिख रहा है तुमको? तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब ये होता है कि प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ही क्या हो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन हो। सो अगर सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी एस पूछा हो तो आप इसको सिर्फ लोअरिंग कहेंगे, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है। क्या बोला मैंने? ऊपर वाला टर्म दिख रहा है, सिर्फ इतना टर्म आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। लेकिन अगर मैं उसी को प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दूं,
तो वो फिर रिलेटिव लोअरिंग कहा जाता है। इसलिए रिलेटिव टर्म इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम लोअरिंग और वेपर प्रेशर निकाल रहे होते हैं, इसीलिए उसको रिलेटिव लोअरिंग कहा जाता है। समझ आया? रिलेटिव लोअरिंग क्यों कहा जाता है? मतलब एक साथ जब अगर लिखा होगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो पूरे को रिलेटिव लोअरिंग कहेंगे, लेकिन सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है? और पता है ये मैं क्यों इतना जोर देके पढ़ा हूं, इतना अच्छे से समझा रहा हूं, पता है क्यों टाइम लेके? इसलिए क्योंकि एक बार डायरेक्ट सवाल यही पूछ दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग का जिक्र ही नहीं किया था, और बच्चे क्या किए थे? वही गलत ऑप्शन था, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन टिक करके आए थे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कतई आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर कंफ्यूज करने के लिए कोई एग्जामिनर पूछता भी है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स, तो वो फॉल्स है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग नहीं है। ठीक है? इसलिए मैं इस चीज को समझाया। समझ आया? रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव सब लग जाएगा जब उसके प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। क्लियर है? जल्दी बताओ। इट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये आरएलवीपी है और ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ आया? समझ आएगी नहीं? बताओ जल्दी। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। सो ये था हमारा क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने समझ ली। ठीक है? आगे बढ़े तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी भाई? दूसरी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो ये समझो। पढ़ाया हूं पहले, ऐसा मत बोलो, बहुत ढंग से पढ़ाया हूं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैंने तुमको बताया था कि इक्विलिब्रियम पे, याद है? इक्विलिब्रियम पे जब भी आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पढ़ा है सबने? सबने पढ़ा है? एक सेकंड देना मुझे, जस्ट अ सेकंड। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, सॉरी फॉर द ब्रेक। आइए, तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बॉइलिंग पॉइंट पीछे पढ़ा रखा है। क्या पीछे पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट में पीछे? याद करो। मैंने बताया था ना कि जब भी किसी कंटेनर का जो वेपर प्रेशर हो, मतलब एक वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर, बताया था जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो पी एक्सटर्नल मतलब अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब भी आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर लिक्विड का, उस पॉइंट, वो टेम्परेचर मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सबने पढ़ा है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसकी मार्क क्या है? उसकी मार्किंग क्या है? उसकी मार्किंग ये है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बिल्कुल, ये तो समझ आया। अब सोच के देखो, क्या वही सेम कंडीशन कि अगर मान लो मेरे पास उसी कंटेनर में एक प्योर सॉल्वेंट मैंने ले रखा है ना? मैंने इस कंटेनर में एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रखा है, लेट्स से ए। अब वही चीज मैंने किया, बाहर से मैंने फिर से अगेन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लाके ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लाके ऐड कर दिया, मान लो बी। अब खुद सोच के देखो कि शुरुआत में जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, वोलेटाइल था, तो कुछ क्या बन रहा होगा? वेपर तो बना होगा सर। लेकिन अगेन जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, फिर क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा? आप तो समझ गए हो कि जैसे ही मैं एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूं, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है सर। बिल्कुल जैसे पीछे हमने भी आरएलवीपी में पढ़ा था। रिलेटिव लोअरिंग में भी हमने क्या किया था कि एक प्योर सॉल्वेंट लिया था और उसमें क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर दिया था। तो मैं फिर से अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है और उसके अंदर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करता हूं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और याद करो, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस कि अगर
एक प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो उसका वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी क्या होता है लिखते हैं, समझते हैं। स्टेटमेंट वाइज चीज को लिखिए कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a volatile solvent, its vapor pressure decreases। और क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली रिलेटेड होता है, बहुत ढंग से समझाया था डेप्थ में। सो एंड बॉइलिंग, इसको लिख लो, डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या बात है, तो ये चीज समझ आई कि जैसे ही वेपर प्रेशर घटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और इंक्रीज एलिवेशन, समझ रहे हो, एलिवेशन का मतलब वो चीज बढ़ी है। एलिवेशन कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ने वाली चीज जो क्या होती है, थोड़ी हाइट पे होती है। एलिवेशन का जनरल मतलब क्या है कि कुछ हाइट पे चीज हो। अब हाइट इन द सेंस के मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, पहले कुछ थोड़ी थी, बाद में थोड़ी ज्यादा हो गई। और हुआ भी है क्या, क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल ऐड किया वेपर प्रेशर घटा, और इनवर्सली रिलेटेड है वेपर प्रेशर किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, तो वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसलिए इसका नाम दिया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आओ देखो, ये तो रहा स्टेटमेंट वाली चीज है, ठीक है, समझने के लिए समझे। आओ देखो समझाता हूं, इसको एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ग्राफिकली इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, और उस ग्राफ के थ्रू आप एलिवेशन समझिएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा। ठीक है, ग्राफ में तुम्हारी वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं वेपर प्रेशर वीपी। ठीक है, और इधर मैं लेता हूं तुम्हारा टेम्परेचर। तो मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। अब क्या है ग्राफ, थोड़ा समझो। देखो, मान लो मैं कहता हूं कि एक कर्व है, इस ग्राफ के ऊपर एक एक कर्व है, और ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को। किसका वेपर प्रेशर को, प्योर सॉल्वेंट, जब हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया था तब का एक कर्व मैंने ड्रॉ किया। इस ग्राफ के ऊपर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया जो कि वेपर प्रेशर का कर्व है। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो कर्व है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। मतलब तब का है जब उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया था। अब सोचो, क्या सोचो कि जैसे ही मैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हूं, तो क्या वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो अगर वेपर प्रेशर घटेगा, इट मींस ये कर्व जो होगा वो क्या होगा, क्या डिक्रीज वाला कर्व होगा। इट मींस लेट्स से सेकंड कर्व ये है, ऐसा है कुछ। अब देखो यहाँ वेपर प्रेशर घटा है, तो ये वाला जो कर्व है ये वेपर प्रेशर का ही कर्व है, लेकिन अब कब का है, ये प्योर सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब मैं सिंपल सा कह दूं कि सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले प्योर सॉल्वेंट का था, अब ये सॉल्यूशन का था, और सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया है। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। देखो, तो घटा और साथ में इसके साथ सॉल्वेंट भी है। तो सेकंड कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक सॉल्यूशन को जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया। तो पहला कर्व जो है वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि प्योर सॉल्वेंट का है। सेकंड कर्व क्या है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सॉल्यूशन का है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। अब वेपर प्रेशर क्योंकि घटा है, अब सोचो मैं मार के चलता हूं कि ये एक प्रेशर की लाइन है, ये वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। तो मैं एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और ये जो लाइन है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, पीएटीएम की। अब मैं तुमसे क्या बताया था बॉइलिंग पॉइंट में, जो पीछे चलो, क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस कि सर एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा।
ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअली। पहला कर्व किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है, दूसरा कर्व प्योर सोल्यूशन का है। तो मैं तुमको क्या बताया था कि अब खुद सोच के देखो ना कि अगर ये कर्व ये वाले लाइन को कट कर रहा है जो कि एक क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, इट मींस यही टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इट मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअली, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कर्व है, जो इंटरसेक्शन है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन के लिए हो गया। अब सोच के देखो क्यों हुआ क्या कि पहला कर्व जो है, लेट्स से ये ए पॉइंट में इसको बोल देता हूं और बी पॉइंट बोल देता हूं। तो ए पॉइंट पे जो तुम्हारा टेम्परेचर होगा, क्या मैं उसको अगर बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है तो उसको मैं टीबी लिखता हूं, और क्या मैं इसको टीबी नॉट लिख दूं, टीबी नॉट क्यों, क्योंकि ये वाला जो ए पॉइंट है ये किसके लिए है यार, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, और ये ए पॉइंट जो कट कर रहा है ये प्योर सॉल्वेंट कर्व कट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। और क्योंकि सेकंड वाला कर्व क्या है, एक सोल्यूशन का कर्व है, तो जो बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा क्या मैं उसको टीबी लिख दूं। इट मींस हमारे पास दो पॉइंट आए, एक टीबी नॉट और एक टीबी। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, इसीलिए टीबी नॉट लिखा है उस पर। समझ गए सर, यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीबी क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सोच के देखो, टीबी बड़ा है या टीबी नॉट, सोच के देखो। अरे यार टीबी नॉट आगे है तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा, इट मीन साफ साफ दिख रहा है ग्राफ को देख के कि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट आपका प्योर सॉल्वेंट का है टीबी नॉट, अब वो टीबी नॉट से कहां चला गया, टीबी पे चला गया, जैसे ही मैंने उसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, इट मींस टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। तो क्या मैं यहां से डेल्टा टीबी निकाल सकता हूं, बिल्कुल। डेल्टा टीबी मतलब चेंज, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी नॉट माइनस टीबी। समझ गए, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात है सर, समझ आया कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी नॉट माइनस टीबी, जहां टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है, सिंपल है सर, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, एक सेकेंड यार, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है, सबको क्लियर है। ये पता नहीं क्यों बहुत ढीला हो गया मेरा माइक्रोफोन, इसको सही करना पड़ेगा, बार बार नीचे आ जा रहा है, क्या बात है। सबको क्लियर है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी नॉट माइनस टीबी क्या क्यों है, क्या बात है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि एलिवेशन क्यों कहते हैं। एलिवेशन का मतलब कि टीबी नॉट पहले था, बाद में टीबी हो गया, मतलब बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, वेपर प्रेशर घट गया। ये चीज मैंने ग्राफिकली तुमको समझाई कर्व के थ्रू, दो कर्व लिया मैंने, ठीक है। कर्व जिस पॉइंट पे काटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पॉइंट थी, और वही पॉइंट तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। चलिए, अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको देखनी होती है, थोड़ी सी समझो। जो आपका डेल्टा टीबी होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके कंसंट्रेशन के, किसके, जो आपका डेल्टा टीबी है वो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलालिटी के। ये रिलेशन है, बस आपको याद रखना है कि जो भी आपका एलिवेशन, डेल्टा टीवी क्या है, जो भी आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी के। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब सोच के देखो, अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म पहले नहीं पढ़ाया होता तो कितना दिक्कत होता है कि नहीं। सोचो, पर हमने तो मोलालिटी भी पढ़ रखी है, अभी हाल ही में पढ़ा है मोलालिटी। इट मींस जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलालिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या होगा भाई साहब, एक कांस्टेंट पिक्चर में आएगा, और इस केस में जो डेल्टा टीवी होता है उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं के बी। यानी फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा टीवी का एक और, जो कि कंसंट्रेशन के टर्म में है, और वो क्या है, के बी इंटू एम। जहां के बी जो होता है इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को एक और भाषा में इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो दोनों नाम है, या आपका मन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट याद रखिए केबी को, या फिर ये होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक, अच्छे से लिख देते हैं। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आपको याद भी रखना है तो एक डेटा याद रख लीजिए, वाटर के लिए जो केबी होगा वो होता है 0.52, और ये होता है केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केबी, और मोलारिटी की यूनिट केजी पर मोल हो जाएगी। उल्टा करोगे तो, करके देखो खुद ही आ जाएगा, पता चल जाएगा तुमको। बस डेटा है, याद रख लो। बाकी केबी क्या है ये समझो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको केबी गिवन होगा, मैक्सिमम क्या गिवन ही होता है, दिया होता है आपको, ये दिया होगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अलग अलग आपके सॉल्यूशन, अलग अलग क्या हो गया, मिक्सचर्स के लिए आपको अलग अलग सॉल्यूशन के लिए आपको केबी वैल्यू दी होगी, ठीक है। बस हमको समझना क्या रिलेशन, कि डेल्टा टी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अच्छा, एम क्या है अभी हमने पढ़ा, थोड़ी इस पे बातें कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक रिलेशन ये तो डायरेक्ट होता है, लेकिन कई बार सवाल जो है ना वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पुटअप होता है। तो एम क्या है, मोलालिटी है। अच्छा, मोलालिटी क्या होता है याद है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन वेट, याद है, याद है, अरे याद है कि नहीं बताओ, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, पहले ही तो पढ़ाया था। यानी सॉल्यूट को अगर मैं बी से लिखता हूं तो आई राइट इट एज एनबी ऊपर, एनबी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद है। मोलालिटी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हूं, तो मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं मोलालिटी को एन बी अपॉन डब्ल्यू ए लिख सकता हूं, तो डेल्टा टीबी को एक और तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, के बी इंटू, बोलो, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अच्छा, अभी इससे भी पेट नहीं भरता एग्जामिनर का, तो वो थोड़ा और घुमा के पूछता है। क्या घुमा के पूछता है, उसको भी रिलेशन याद रख लो। अब सोचो, क्या एनबी को तुम क्या लिख सकते हो, एनबी को सर लिख सकते हैं क्या, अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इट मींस जो तुम्हारा डेल्टा टीबी है, ठीक है, डेल्टा टीबी क्या था हमारा, अभी हमने लिखा के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब इस एन बी को उठाओ और यहां पुट कर दो। सो डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला क्या, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, लेकिन याद रखो डब्ल्यू ए क्या होगा, केजी में होगा, डब्ल्यू क्या होगा, केजी में होगा। तो ये एक और रिलेशन। अभी भी एग्जामिनर का पेट नहीं भरता है, वो कहता है ग्राम में, वेट देगा आपको ग्राम में। सो डेल्टा टीवी का एक और फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट रिलेशन, ताकि आपको एग्जाम में दिमाग ना खपाना पड़े। क्या है, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन क्योंकि ग्राम में होगा, मतलब ऊपर आप इंटू 1000 कर देंगे। और यकीन मानिए, पीवाई क्यू में शूट कर लिया हूं ऑलमोस्ट, सोल्यूशन का एक पार्ट हो चुका है, जब आपको मिलेगा ना, सो उसमें 2 या 3 सवाल में मैं ये रिलेशन डायरेक्टली यूज किया हूं, और मैंने उसमें बताया भी है। सीधा सवाल आए हैं आपके एमयू ट्रिपल ई में इस चैप्टर से, और मैक्स सवाल तो इसी से हैं। अरे नया नोटेशन क्या यूज कर रहा हूँ, पहली बार आए हो क्या क्लास में, सब तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कितनी बार बता चुका हूँ उसमें कंसंट्रेशन टर्म में। टीबी माइनस टीबी नॉट होगा ना, क्यों भाई, टीबी माइनस टीबी नॉट क्यों होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट क्यों होगा,
ओ अरे हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, उल्टा लिख दिया क्या मैं? ओ शिट 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 शिट। ओके 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 ओके, या मैं ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं टीबी माइनस टीबी नॉट ही लिखा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब ठीक है ठीक है। क्योंकि टीबी बड़ा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज होता है, तो जो बड़ा होगा क्या होगा? तभी तो एलिवेशन का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, इट मींस टीबी माइनस टीबी नॉट करेंगे। सही है सही है। मुझे लगा कि मैं टीबी नॉट मैंने लिख दिया था पहले, ठीक है। अब ठीक है। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो बस, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया, वो मैं अभी देखा ना मैसेज। कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, डिनोशन नहीं समझा तो लिखवा देता हूँ, देखो। डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, समझो। डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू मतलब, अरे वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, जो कि गिवन होता है, मतलब जिसको गिवन मास अपन मोलर मास करते थे, याद है मोल कैसे निकालते थे, गिवन मास और मोलर मास। तो सॉल्यूट की बात हो रही है, तो ये है वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन, ये आपको गिवन होगा। एमबी क्या है? मोलर मास। बी है मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट होगा पक्का, क्योंकि सॉल्यूट को इस पूरे चैप्टर में बी से डिनोट करते हैं। अच्छा डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट। के भी आपको पता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अरे पता है ना जी। हाँ, बस एक कंडीशन एक और यहाँ बता दूं। हमेशा जब भी आप टेम्परेचर, अगर मान लो कभी आपको एमबी निकालने को बोले, जो टेम्परेचर होगा आप हमेशा केल्विन में रखिएगा। अगर आप कभी आपको टेम्परेचर दे दे तो उसको केल्विन में आप हमेशा पुट करिएगा। ये मैं आपको बस एक सजेशन के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे, ठीक है। अब तो समझ आ गया कि डिनोशन क्या क्या है? सबको समझ आ गया कि डिनोशन क्या क्या है? जल्दी बताओ। सबको समझ आ गया ना जी? हम्म। डिनोशन क्या क्या है सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? बता दो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, अरे भाई दिस इज ऑल अबाउट योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डेफ में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है, बट कोई बात नहीं। समझ तो आ गया ना, समझ गए ना, बस ये चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा। अच्छा डेल्टा टीबी होगा क्या, ये भी देख लो। डेल्टा टीबी क्या होगा, अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ तो ये यही तो है डेल्टा टीबी। ग्राफिकली मार्क करो, डेल्टा टीबी ये है, ठीक है। चलो, क्लियर है? लास्ट वाले रिलेशन में डेल्टा टीबी गायब है। अरे डेल्टा गायब है ठीक है कोई बात नहीं। नोट कर लो यार, अब इतनी इतनी चीजें के लिए क्रिटिसाइज करोगे मेरे को, हैं? जो चीज छूट रही है उसको थोड़ा खुद से समझ लो, और क्या अपने तरफ से लगा लिया करो। क्या है यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। आओ, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ गया, वाह। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बात है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा पीछे क्या पड़ा? एलिवेशन, तो पता चल गया ना, एलिवेशन मतलब पक्का टेम्परेचर बढ़ा था। अब डिप्रेशन मतलब, सोच के देखो, डिप्रेशन मतलब क्या होगा, सोचो, क्या इस बार घटेगा कि नहीं घटेगा, बताओ। हुँ? तो जैसे मैंने पहले तुमको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया था, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन पे जो भी कर्व कट करेगा वो पॉइंट होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट का। क्या वैसे ही मुझे पहले तुमको फ्रीजिंग पॉइंट समझा देना चाहिए, कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है? जरा मुझे ये बताओ, तुम लोग से पूछता हूँ, पहले ये बताओ, तुम ही लोग बताओ कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन करे तो। अच्छा दूसरे के लिए बता दिया, ओके ठीक ठीक, बताओ मुझे, सब लोग से जानना है मेरे को। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को? जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन तुमको उस दिन बताया था, वैसे ही अगर मैं पहले तुमको फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा। चलो खैर समय नहीं है, कोई बात नहीं, आओ फ्रीजिंग पॉइंट पहले देख लेते हैं, लास्ट में फिर समझते रहना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले वो समझो, उसके बाद हम डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट पर चलेंगे। देखो, ध्यान से समझो। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता था
जब क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होता था। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है समझो, जब भी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या हो, इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि कोई कोई भी चीज फ्रीज कब होती है, फ्रीज होने का मतलब क्या होता है, फ्रीज होने का मतलब यह है कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बात है सर, तो लिख लो, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ, एट विच लिख लो, इट इज अ टेम्परेचर ऑफ, क्या लिख रहा हूं, इट इज अ टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid is equal to the, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर जब भी सॉलिड और लिक्विड, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बोलो, अरे सर फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझ आया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसपे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर में क्या हो, इक्वल हो जाए, दोनों मतलब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हो, उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, अरे वो बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई, क्या कर रहे हो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दो बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट यहां है जब क्या हो, सॉलिड लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो। अब आते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब डिप्रेशन इन द सेंस समझो समझो समझो, थोड़ा ध्यान से समझो क्या है, ग्राफ के थ्रू इस चीज को मैं समझाऊंगा, सोच के देखो। क्या सोच के देखिए सर, आओ खींचते हैं कर्व, एक कर्व से इस चीज को समझते हैं। इधर मैं वही अगेन वेपर प्रेशर लूंगा और इधर मैं टेम्परेचर लूंगा, जैसा हमने कर्व खींचा वहां वैसे यहां भी। अब सोचो क्या, मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं, ठीक, और मैं एक और कर्व ड्रॉ करता हूं। अब सोचो, ये जो कर्व है ये प्रेजेंट करता है लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, किसके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो दूसरा कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब समझो कि जो तुम्हारा स्टेट है, लिक्विड स्टेट के लिए जो तुम्हारा सॉल्यूशन था, मतलब समझ लो प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, जो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था अभी, जो तुम्हारा वॉलेटाइल प्योर सॉल्वेंट था, पहला कर्व जो है वो उसके लिक्विड स्टेट के वेपर फेज को मतलब लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर को पहला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और दूसरा कर्व आया है जो कि इस पॉइंट पे आके क्या हुआ है, कट किया है पहले वाले कर्व को। तो दूसरा वाला जो कर्व है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो कि प्योर सॉल्वेंट है। मतलब दूसरा कर्व जो है वो प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट को दिखा रहा है और पहला कर्व प्योर सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट को दिखा रहा है। अब अभी तक क्या करते आए हैं सब, वही चीज हम करते आए हैं क्या, कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते आए हैं। क्या करते आए हैं, प्योर सॉल्वेंट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाते आए हैं। अब जरा सोच के देखो कि अगर पहला कर्व लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कर्व सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिक्विड और सॉलिड ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे आके मिले हैं, सर जी ये वाले पॉइंट पे आके मिले हैं। लेट्स से इसको मैं ए पॉइंट कहता हूं। सो इस ए पॉइंट पे मुझे जरा बताओ कि क्या जो भी टेम्परेचर होगा,
क्या वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा प्योर सॉल्वेंट का? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लिखा है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब ये जो ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे दोनों कर्व आके मिल रहे हैं, तो दोनों कर्व आके मिलने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो भी वेपर प्रेशर आपका प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड का था, वही वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड वाला है। तो उसी पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? बोलो बोलो, क्या कहूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको क्या मैं टी नॉट एफ लिख दूं? क्यों? क्योंकि टी नॉट बी पीछे इस्तेमाल किया था। टी नॉट बी का मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही टी नॉट एफ का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सर। लेकिन अब हम पीछे क्या करते आए थे कि भाई वही कंटेनर एज वेल हमने लिया था, ठीक है, और पहले हमने क्या लिया था? प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल फॉर्म में, वोलेटाइल फॉर्म में है, ठीक है, याद रखना हमेशा। अब फिर नॉन वोलेटाइल जैसे ही इसमें ऐड किया तो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल ऐड करने पे सबको पता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इट मींस अगर मैं एक और कर्व लेके आऊं ऐसा, और इस बार ये कर्व यहां कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये मैं कहता हूं ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट नहीं। इस बार सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट को मिला दिया। कौन से सॉल्यूट को? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो ये थोड़ा नीचे आके कट किया है। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन थोड़ा नीचे आके कट किया है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, क्या ये टीएफ होगा? बिल्कुल होगा। मतलब जो टी नॉट एफ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का जी भैया। लेकिन जो टीएफ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट किसका? अरे अब सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये सॉल्यूशन बन गया है, और इस सॉल्यूशन के अंदर भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया है। इसलिए दूसरा वाला जो कर्व है वो थोड़ा नीचे के कट किया। अब खुद सोच के देखो इस केस में क्या दिख रहा है तुमको? टी नॉट एफ बड़ा है या टी एफ बड़ा है? अरे अब तो टी नॉट एफ बड़ा हो गया। बोलो, अब क्या बड़ा हो गया? इस केस में टी नॉट एफ बड़ा हो गया टी एफ से। टी नॉट एफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो टी नॉट एफ टी एफ से आगे है ना। देखो ये वाला पॉइंट टी नॉट एफ, ये वाला पॉइंट टी एफ। सोच के देखो, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन, यानी इस केस में जो आपका टी नॉट एफ है वो ग्रेटर देन टी एफ हो गया। इट मींस प्योर फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू क्या हुआ? जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड कर दिया। बताओ क्या ये कर्व से तुमको समझ आया कि कैसे टी नॉट एफ टी एफ से ज्यादा है? बोलो सर, ग्राफ नहीं बुझाया, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। अरे यार ग्राफ है, देखो ग्राफ पे एक लाइन तो फिक्स है जो कि लिक्विड की है, ठीक है, दूसरा कर्व क्या है? सॉलिड का है। अब वही सेम चीज क्या किया था हमने? लेट्स से हमने वो कंटेनर लिया जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हुई है तो ये लिक्विड क्या होगा? अभी तो फिलहाल लिक्विड है, जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था अभी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट पे जाएंगे तो क्या ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना जी। लेकिन क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड है तो जो सॉलिड बनेगा वो भी प्योर सॉल्वेंट का ही तो बनेगा अभी। क्यों? क्योंकि हमने अभी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया है, ठीक है। लेकिन अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, तो जैसे ही अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, सो लिक्विड फेज में क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो लाइन है वो तो फिक्स रहेगी। क्या होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया है तो जो तुम्हारा सॉलिड है अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो सॉल्यूशन हो जाएगा ना यार। क्यों? क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट जाएगा। इट मींस जो ये दूसरा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का कर्व है, लेकिन सॉल्यूशन का। लेकिन पहला जो कर्व है व्हाइट वाला, इसके पीछे वाला, ये वाला, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का तो है लेकिन प्योर सॉल्वेंट का है। और एक लाइन तो लिक्विड वाली फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि यार जब लिक्विड के बराबर ही तुम्हारा सॉलिड होगा तभी तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट पाने के लिए वो कर्व का कट करना लिक्विड पॉइंट पे जरूरी है ना, है कि नहीं? सॉल्वेंट तो रहेगा। अरे यार तुम नॉन वोलेटाइल ऐड कर दो तो भी सॉल्वेंट तो रहेगा, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल ऐड हो गया है, इसीलिए दो एक्स्ट्रा कर्व आएंगे। एक पहला कर्व जो कि आके कट करेगा लिक्विड की जिस पॉइंट पे उसको मैंने ए बोला,
दूसरा पॉइंट कट करेगा उसको मैंने बी बोला, इट मींस ए वाला पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड, जिसको स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसको टी नॉट एफ मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट वो टी नॉट एफ है जो कि ए पॉइंट पे है। सिमिलरली जैसे ही मैंने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब वो सॉल्यूशन का हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का कर्व थोड़ा नीचे आके कट किया, तो जिस पॉइंट पे कट करता है वो क्या है, वो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मतलब अब ये जो बी वाला जो होगा, ये वाला जो मैंने बी वाला रिप्रेजेंट किया है, अब ये टीएफ हो जाएगा। टीएफ का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ जिसको स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और सॉल्यूशन जब मैंने मिला दिया उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो टीएफ, अब देख सोच के देखो, प्योर फॉर्म में टीएफ ज्यादा है, क्यों, क्योंकि टीएफ आगे है, सॉरी टी नॉट एफ ज्यादा है क्योंकि टी नॉट एफ आगे है टीएफ से, इसलिए मैंने यहां लिखा कि टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टीएफ। समझ आया, बताओ, इसको हटा देता हूं, ठीक है, समझ आया कि नहीं, तो आ गया होगा यार, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, आराम आराम से आ गया समझ, आ गया समझ, समझ आ गया, ओहो हो, चलो बहुत बढ़िया। वो तीन तीन कर्व नहीं है एक कॉमन कर्व है तुम्हारा, समझ लो लिक्विड का, ठीक है, जो कि तुम्हारे सॉल्यूट, जब प्योर सॉल्वेंट था उसके लिए भी है और सॉल्यूट के लिए भी है, सबको समझ आ गया आप, एक कॉमन कर्व है उसमें, ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोच के देखो, अगर टी नॉट एफ टी एफ से ज्यादा हो गया तो क्या मैं डेल्टा टी एफ लिख सकता हूं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा बोलो, टी नॉट एफ ज्यादा है, इट मींस फाइनल माइनस इनिशियल, लिख सकते हैं, बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो, अरे फाइनल क्या था, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, चलो, तो ये डेल्टा टी एफ हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल्टा टी एफ हो गया। अब सोच के देखो, क्या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा है कि घटा है, हैं? जब मैंने सॉल्यूशन बना लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट तो पीछे खसक गया, क्यों, क्योंकि पहले तो ए था, बाद में आ गया बी, मतलब ग्राफ क्या आ गया पीछे, तो इसी को तो हम एलिवेशन इन क्या कहते हैं, बोलो, अरे एलिवेशन मैं भी क्या लिखवा रहा हूं, डिप्रेशन क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि पीछे खसक गया, वैल्यू कम हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है, नहीं आज नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे कल कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, लास्ट लेक्चर आएगा ही, आराम से पढ़ते चले ना, खत्म होने वाला है यार, 3 चैप्टर, समझ रहे हो, आओ लिख लो इसमें कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ, क्या बोलो, अब तो आराम से लिख लोगे, एडेड टू अ वोलेटाइल solvent, its vapor pressure, its vapor pressure decreases and freezing point also decreases, ठीक है, चलो सेम चीज यहां भी होगी, लास्ट टॉपिक लास्ट लेसन, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे, क्या यहां भी जो डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके कंसंट्रेशन, इट मींस मोलालिटी के, ठीक है, ठीक है सर समझ गया, इट मींस डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, अब पीछे केवी था इधर के केफ आ जाएगा, केफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर केफ को एक और तरीके से बोलते हैं, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी को, केफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
नाम है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये था प्रॉपर रिलेशन आपका किस में, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, ये भी खत्म हो गया। हाँ, और कुछ लिख लो एक्स्ट्रा थोड़ा सा, वही क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू एक और फार्मूला क्या हो सकता है, के एफ और एन बी अपॉन डब्ल्यू एफ, तो लिख ही सकते हो, और ये हो जाएगा केजी में। यहाँ भी वो रिलेशन चलेगा बिल्कुल वही वाला। सिमिलरली अगर डेल्टा टी एफ एक और लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बोलो, के एफ इंटू के एफ इंटू, अब देखो एन बी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, लेकिन अभी भी ये क्या है, केजी में है। अरे कहाँ गया, तो यहाँ भी वो सेम चीज हो जाएगा, वही रिलेशन है, डोंट वरी, ठीक है। और तीसरा भी लिख ही देता हूँ यहाँ, जो है आपका डेल्टा टी एफ दैट विल बी, जब आपका ग्राम में दिया हो सॉल्वेंट का वेट, तो ऊपर 1000 भी आ जाता है और नीचे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब क्या है डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम बी, बहुत ढंग से दो दो बार बता दिया यार, एक बार कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाते हो और एक बार अभी पीछे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डेप्थ, ढंग से हर एक चीज कवर अप करते हुए जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, यस लॉर्ड पुनीत। चलिए, तो आज के सेशन को यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल।